तो कल जहाँ पर छोड़ा था आज वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हमने कहाँ पे छोड़ा था? नदियाँ कर रहे थे और गंगा नदी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। आज हम उससे आगे से करेंगे। आज वाला हमारा जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है। इसके लिए देखो थोड़ा सा आपको कुछ पता होना चाहिए। क्या चीज़ पता होनी चाहिए? थोड़ा सा हिमालय के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इतना पार्ट देख रहे हैं हम एक बार। इस पार्ट में क्या होता है? जो ये वाला पार्ट है ना, हिमालय जो है वो 4 भागों में बंटा हुआ है। कितने भागों में? 4 भागों में। कोई 3 भाग भी मानता है, कोई अलग अलग कर लेता है, ठीक है। एक होता है ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। एक होता है वृहद हिमालय। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। एक होता है मध्य हिमालय। और एक होता है शिवालिक हिमालय। इतने पार्ट में हिमालय बंटा हुआ है। अब जो ये ट्रांस हिमालय है, कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय भी 3 पार्ट में बंटा हुआ है। पहला जो है वो है काराकोरम। काराकोरम। दूसरा जो है वो है लद्दाख। और तीसरा जो है वो कौन सा है? जास्कर। इन 3 पार्ट में हमारा हिमालय बंटा हुआ है, ट्रांस हिमालय जो है, ठीक। पहले इतना नोट कर लीजिए एक बार, साथ साथ में आप नोट करते रहिए ताकि हो जाएगा। हाँ, ये हिमालय, इस हिमालय को अब यहाँ पर मैं इसकी रेंज बना देता हूँ। ये मतलब बना हुआ कैसे एक्चुअल में, इस पार्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। साइड में जो हिमालय है ठीक है। ये देखो पहले इतने से पार्ट में क्या है, यहाँ पे यहाँ पर है ये ट्रांस हिमालय। इस पार्ट में ये जो पार्ट है ना, ये सिर्फ ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट ना एक साथ आ रखे हैं। इतने पार्ट में यहीं पे है काराकोरम, ऐसे यहाँ पर है लद्दाख और यहाँ पर है जास्कर। इन तीनों को आपस में मिला के क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये जो लद्दाख है, जो लद्दाख की जो रेंज है, लद्दाख रेंज, ये आगे थोड़ी तिब्बत में भी आ रखी है। कहाँ रखी है? तिब्बत में। तो तिब्बत में इस लद्दाख रेंज को
क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत श्रेणी। हम जो कैलाश पर्वत की बात करते हैं तो वो एक्चुअल में लद्दाख की जो रेंज जो तिब्बत में आ रखी है इसी को बोलते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है। इतना पार्ट हो गया, फटाक से नोट कर लो इसको। हो गया। अब देखो, क्या चीज़ है। अब हम सिंधु नदी को बनाएंगे। एक बार ये सिर्फ साथ साथ में मतलब मैं बना के दे दूँ, उसके बाद में आप नोट कर लेना। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, अब जो सिंधु नदी आती है वो कहाँ से आती है? तिब्बत में एक जगह है यहाँ पे जिसका नाम क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। पेपर में कुछ भी आ सकता है। मानसरोवर झील का पूछेगा तो मानसरोवर झील। पर्वत भी आ सकता है जिसका नाम है कैलाश पर्वत, ये भी आ सकता है। तीसरा ग्लेशियर भी आ सकता है, तो वो कौन सा है? बोखरचू। बोखरचू। बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है। यहाँ से क्या निकलती है हमारी? सिंधु नदी। हाँ, मानसरोवर से देखो, पेपर में कुछ भी आ सकता है। मानसरोवर भी आ सकता है, कैलाश से भी आ सकता है, बोखरचू से भी आ सकता है। मानसरोवर क्या है? झील है। कैलाश क्या है? पर्वत है। और बोखरचू क्या है? ग्लेशियर के पास वाला क्षेत्र। ठीक है। यहाँ से क्या निकलती है? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी निकलती है यहाँ से, निकल के यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे इंडिया इस पार्ट पे। इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है, इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है डेमचोक। DEMCHOK। डेमचोक। डेमचोक से सिंधु नदी भारत के अंदर एंटर करती है। इसको बना लेते हैं हम इस कलर से। यहाँ से क्या करती है? एंटर करती है। ये एंटर कर गई। एंटर करने के बाद में क्या होता है? यहाँ पर हमारे दो रेंज है, यानी दो पर्वत है। पहला जो पर्वत है ये वाला, ये और ये, इस क्षेत्र में ऊपर वाला जो है वो है लद्दाख, और ये जो पार्ट है ये है जास्कर। जास्कर। और ऊपर क्या है? लद्दाख। ठीक है। ये वाली जो पर्वत है वो कौन सी है? ये वाला पर्वत कौन सा? लद्दाख। और ये वाला कौन सा? जास्कर। एक बार इसको नोट कर लो, हम इसको सेंड कर देंगे आपको। एक बार यहाँ पे फोकस करो। ठीक, ऊपर है लद्दाख, नीचे है जास्कर, और ये हमारी क्या येलो वाली सिंधु नदी है। सिंधु नदी ऐसे करके भारत में एंटर हुई। कहाँ से एंटर हुई? डेमचोक से। यहाँ पर इन दो पर्वतों के बीच से बहती है, और ये जो बीच वाला क्षेत्र है, इसके बीच में जो खाली वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं ITSZ।
ITSZ, हमने एक बार कुछ पढ़ा था, ITCZ पढ़ा था, जो हमने पहली क्लास ली थी वहाँ पे, वो था इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या है? ये है इंडस शांगपो सचर जोन। ये कुछ नहीं है, ये पर्वत है और ये पर्वत है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, जो बीच का जो गलियारा है, यहाँ से जो बीच में से हम जाते हैं, ये पर्वत और ये पर्वत, इन दोनों के बीच की जो जगह है, इस जगह को क्या बोलते हैं? ITSZ, इंडस शांगपो सचर जोन, ITSZ। तो यहाँ से सिंधु नदी जाती है हमारी, ऐसे करके जाती है और यहाँ से निकल जाती है। और ये कौन सी जगह है? इस जगह का नाम है चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास। चिल्लास यानी जो सिंधु नदी है कहाँ से निकलती है? बोखरचू हिमनद से। बोखरचू हिमनद से यहाँ से निकल के भारत में एंटर करती है। कहाँ से एंटर करती है? डैम चौक से। अब ये देखो, सिंधु नदी बह मतलब कौन सी दिशा में बह रही है? उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, इस साइड में बह रही है नदी, ठीक है, यहाँ से बह रही है और भारत में एंटर करते हैं। भारत में एंटर करते ही ऊपर क्या है? लद्दाख, नीचे क्या है? जास्कर। इन दोनों हिल्स के बीच में से बहती हुई जाती है और भारत में एग्जिट कहाँ से होती है? चिल्लास से भारत से एग्जिट होती है। यहाँ से एग्जिट होके ये नदी ऐसे करते हुए यहाँ पे अरब सागर में आके मिल जाती है, ठीक है। यह है सिंधु नदी। हमने सिंधु नदी तंत्र नहीं पढ़ा, अभी सिंधु नदी पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी भारत में किन किन राज्यों से होकर बहती है। अब एक चीज़ देख लेते हैं, जो सिंधु नदी है वो भारत में किन राज्यों से होकर बहती है। सिंधु नदी भारत में सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में बहती है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं बहती है। ऑप्शन में अगर जम्मू कश्मीर आए तो सिंधु नदी के लिए जम्मू कश्मीर टिक मत करना। कौन सा टिक करोगे? लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर है ना, सिर्फ इतना पार्ट है, इस वाले रीजन में जम्मू कश्मीर पड़ता है। किस रीजन में पड़ता है जम्मू कश्मीर? इस रीजन में। और ये जो इधर वाला जो वो है अक्साई चीन, ये वाला जो है POK वाला क्षेत्र है, इधर वाला अक्साई चीन है, और ये जो बाकी का क्षेत्र है जो है ये पूरा लद्दाख का है, ठीक है। तो सिंधु नदी भारत में सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से बहती है, ठीक है। और नीचे क्या है इसके? लेह, ऊपर क्या है? लद्दाख, जास्कर, लद्दाख, जास्कर श्रेणी के यहाँ पर ही क्या है? लेह है, ठीक। ये हो गई सिंधु नदी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं सिंधु नदी डायरेक्ट बना दूं, थोड़ा सा आपने मैप पे तो देख ही लिया। अब देखो, ये यहाँ से निकली, ऐसे करके भारत में डैम चौक से एंटर हुई, ये लद्दाख जास्कर को पार करते हुए, चिल्लास को पार करते हुए भारत में यहाँ पे अरब सागर में आके गिर गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पंचनद, यानी इनकी जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ, पंचनद बोलते हैं जिन्हें। इनकी सबसे 5 सहायक नदियाँ जिनको हम जानते हैं, झेलम, ऐसे आती है झेलम, फिर एक होती है चिनाब, फिर क्या आती है? रावी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियाँ बहती है, ठीक है। ये 5 नदियाँ कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। जो ब्यास है ना वो छोटी सी नदी है, पूरा बना देता हूँ। देखो, ये झेलम नदी है, ये चिनाब नदी है, झेलम, चिनाब, ये रावी नदी है, ये ब्यास नदी है, इतनी सी नदी है ये, और ये कौन सी है? सतलुज। और ये यहाँ पे आके मिल जाती है किसमें? सिंधु नदी में। सिंधु नदी में कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है मिठानकोट, कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में। अब थोड़ा बॉर्डर बना देता हूँ मैं।
लगभग लगभग समझ लो यहीं पर है इंडिया, यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये है बॉर्डर, ठीक है। और एक बॉर्डर इंडिया का कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये चीज़ आपको देख को क्या लग रहा है कि सिंधु नदी है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, भारत से होता है क्या, भारत से नहीं होता। और ये कौन सी है, सतलुज नदी, सतलुज नदी का भी ओरिजिन भारत से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो सिंधु नदी की ऐसी दो नदियाँ जो भारत से, इनका जिनका ओरिजिन नहीं है, इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तिब्बत से हो रहा है। अभी हम इन सभी का ओरिजिन देखेंगे, एक बार ये थोड़ा डायग्राम आप बना लो। पहले ये बना लो। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओ भाई। अभी पूरा मैप का क्या करोगे, कुछ फैक्ट लिख देता हूँ साथ में, यहाँ वो लिख लेना। जो सिंधु नदी है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई जो है वो 2880 2880 किलोमीटर। ये फैक्ट्स लिख लेना। लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। मैंने कुल लंबाई लिखी है, ये कुल लंबाई है। ये भारत में इसकी लंबाई कितनी है, भारत में है 1114 किलोमीटर। कितनी है, 1114 किलोमीटर। उसकी कल गंगा नदी की बड़ी थी, उसकी कितनी थी, उसकी 25-25 थी। तो वैसे देखने पर हम बोलते क्या हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी बोल रहे थे हम कल। तो इसकी तो 2880 है, इसको 2525 है, तो फिर लंबी नदी कौन सी हुई, सिंधु हुई। और हमने कल क्या लिखा था, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। तो फिर आंसर कौन सा होना चाहिए, सिंधु या फिर गंगा। भारत में गंगा ही होगी, क्योंकि ये लंबाई कुल लंबाई है, यानी कि ये तिब्बत की लंबाई भी है, भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो ये पूरी लंबाई है, लेकिन भारत में सिर्फ इतना पार्ट बहता है इसका, 1114 किलोमीटर। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बाब सिंगी खम्बाब या शेरमुख, लायंस माउथ, इस नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिंगी खम्बाब या लायंस माउथ। कहाँ पे, तिब्बत में।
तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सिंगी खंबाब या फिर शेरमुख के नाम से। ये झेलम, चिनाब, रावी और ये है ब्यास, फिर है सतलुज। आगे चले, करो करो जल्दी करो। आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है पूरा नदियों वाला। हाँ तिब्बत में लिखा ना, इन तिब्बत। तुम साथ साथ में लिख लो भाई, तुम साथ साथ में लिख लो, बहुत टाइम लग रहा तुम्हें। अब देखो, अब लिखो झेलम नदी के बारे में। हमने झेलम नदी तो देख ली कैसे कहाँ से जा रही है। झेलम नदी का जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? इसका जो ओरिजिन हो रहा है, वेरीनाग के पास एक जगह है, वेरीनाग के पास शेषनाग झील से। यहाँ से इसका क्या था? उद्गम। ठीक है, कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? वेरीनाग के पास शेषनाग झील, शेषनाग लेक, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। जो झेलम नदी है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर से होके बहती है। कहाँ से बहती है? जम्मू कश्मीर से होके बहती है। ये साथ में लिखते रहना ये वाले पार्ट। इसके अलावा जो झेलम नदी है वो वूलर झील, वूलर झील से होकर गुजरती है। गुजरती है। इट पासेस फ्रॉम वूलर लेक। ठीक है, तो सिंधु नदियों में से कौन सी नदी है जो वूलर झील से होकर गुजरती है? वो है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी के ऊपर कई प्रोजेक्ट है। कौन कौन से हैं? इसके ऊपर 2 प्रोजेक्ट है। पहला है उरी परियोजना, उरी परियोजना, और जो दूसरी है वो तुलबुल परियोजना। उरी, URI, उरी मूवी देखी थी ना, उरी प्रोजेक्ट और तुलबुल। और तुलबुल प्रोजेक्ट। क्या? हाँ झेलम नदी पे, झेलम का ही लिख रहे हैं ना अभी हम। झेलम नदी हेडिंग डाली थी, अभी हमने इसी का लिखा है। अब हम दूसरी नदी लिखेंगे चिनाब।
क्या? हाँ, अमरनाथ जाओगे ना, अमरनाथ यात्रा में, तो यहाँ पर शेषनाग झील को देखा जाता है रास्ते में। दूसरी नदी है चिनाब नदी। जो चिनाब नदी है ये बहती है हिमाचल प्रदेश में। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है बारालाचा दर्रा, बारालाचा पास, बारालाचा दर्रा। बारालाचा ला। दर्रा क्या होता है? कोई भी अगर पर्वत है ये मान लीजिए, ठीक है, इस पर्वत के उस पार जाना है तो यहाँ से कुछ रास्ते बनाए जाते हैं, ठीक है, ये होता है पास का साइन। तो एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक जाने के लिए रास्ता बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दर्रा, पास। ये नेचुरली भी होते हैं और कई जगह पे बनाया भी जाता है। ये चिनाब नदी है, हाँ ये बना हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो ओरिजिन डायरेक्ट हमने बारालाचा दर्रा लिखा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो चिनाब नदी है ये अपने आप में कोई स्टार्टिंग में कोई नदी नहीं होती, ये दो नदियों से मिलकर बनती है। पहली कौन सी है? इधर से एक नदी बहती है और इधर से एक नदी बहती है, इसका नाम होता है चंद्रा। क्या नाम होता है? चंद्रा। और इधर से एक नदी है उसका नाम है भागा। क्या नाम है? भागा। ये दोनों नदियाँ एक जगह पे मिलती है, उसका नाम है तांडी। केलांग के पास तांडी, TANDI, तांडी। यहाँ पे आके ये नदी मिलती है। कौन सी? चंद्रा और भागा। ये दोनों नदियाँ, चंद्रा और भागा, ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास एक जगह तांडी, यहाँ पे आके मिलते हैं और यहाँ से इसका नाम बन जाता है चिनाब नदी। ठीक है, क्या नाम बन जाता है? चिनाब नदी। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि चिनाब नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है, चिनाब नदी जो है वो चंद्रा और भागा इन दो नदियों के आपस में मिलने के बाद बनती है। जो तांडी, ये है उद्गम, ये है चंद्रा, ये है भागा। चंद्रा और भागा ये दोनों नदियाँ तांडी नामक जगह पे मिलती है और यहाँ से इसका नाम क्या बन जाता है? चिनाब नदी। चिनाब नदी के ऊपर भी कई परियोजना है। कौन कौन सी है? एक है दुलहस्ती, एक है बगलीहार, एक है सलाल, और एक है रातले। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल और रातले। ये सारी परियोजनाएं कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे। जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये भी फैक्ट लिख लेना चिनाब नदी के बारे में कि यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
एक चीज़ और देखना, वो क्या है, हमने जो अभी डायग्राम बनाया था एक नदियों के बारे में, ये वाला, ये देखो, इसमें ये झेलम नदी है। झेलम नदी किस में आके मिल रही है? चिनाब में, ठीक है। फिर यहाँ से रावी नदी है। रावी नदी किस में आके मिल रही है? चिनाब में। ये ब्यास किस में मिल रही है? सतलज में। और सतलज नदी आके जाके किस में मिल रहा है? चिनाब में। तो यहाँ से अब वापस क्या बनी हुई है? चिनाब। तो चिनाब नदी आके जाके इसमें मिलती है। तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ रखा था डायरेक्ट कि सिंधु नदी की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें तीन नदियाँ 1 2 3 उसमें जाके मिलती है और वो नदी आगे जाके सिंधु नदी में मिलती है। तो वो ऐसी कौन सी नदी है? चिनाब नदी, ठीक है। क्योंकि रावी ब्यास तो किस में मिल गई? सतलुज में। और सतलुज आगे जाके किस में मिलती है? चिनाब में, ठीक है। तो किसकी? सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। सिंधु नदी मेन रिवर है, ये है सिंधु नदी। ये चिनाब सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो हम अभी सहायक नदियाँ कर रहे हैं ना इसकी, ठीक है। अब देखो, अब जो चिनाब नदी है हमने जो ऐसे बनाई थी, चिनाब नदी की यहाँ से एक नदी आके मिलती है किशन गंगा। कौन सी है? किशन गंगा। तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। और चिनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की, ठीक है। तो लिख लो, किशन गंगा चिनाब नदी की सहायक नदी है। किशन गंगा चिनाब की सहायक नदी है। किशन गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। अगली वाली नदी लिखे, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, अगली कौन सी है? रावी। रावी नदी ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल। इसका ओरिजिन लिखो, ओरिजिन यानी कि उद्गम। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या है? कुल्लू पहाड़ियाँ हैं। कुल्लू पहाड़ियों के पास एक दर्रा है, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग पास से रोहतांग पास, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी। रावी नदी के ऊपर भी कुछ परियोजनाएं हैं। लिखो, पहले लिख लिया। रावी नदी के ऊपर एक तो रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध रोहतांग दर्रा से निकलती है। लिखा ना उद्गम। उद्गम का मतलब क्या था? वहाँ से निकलती है ये नदी, रावी नदी। हिमाचल प्रदेश, इसका मतलब ये भारत में ही है, भारत से निकलती है, ठीक है। रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर का दूसरा नाम भी है, वो है थीन बांध। रंजीत सागर और ये थीन। इसके ऊपर एक और परियोजना है, उसका नाम है चमेरा।
ठीक है, ये दोनों की दोनों परियोजनाएं किसके ऊपर है? रावी नदी के ऊपर। झेलम सिंधु हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, फिर रावी हो गई, उसके बाद में क्या आता है? ब्यास। क्या? हाँ, चमेरा परियोजना है। क्या करूँ, इसको थोड़ा छोटा करूँ क्या? नहीं, इसको ये ऐड कर दीजिए एक और। अच्छा अच्छा, नहीं तो सर वो एक ही पेज में फिर बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है। रावी होगी, ब्यास, ब्यास नदी, ओरिजिन लिखो इसका, ये कहाँ से निकलती है? जो ब्यास नदी है इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में, एक जगह है हिमाचल प्रदेश, कौन सी है? ब्यास कुंड। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम होता है। इसके ऊपर दो चीज़ें हैं। इसके ऊपर एक तो है पोंग बांध, जो परियोजना है पोंग बांध यानी कि पोंग डैम। कौन सा डैम है? पोंग डैम। और इसके ऊपर एक महाराणा प्रताप सागर जलाशय है, महाराणा प्रताप सागर जलाशय। ब्यास नदी का सर रोहतांग दर्रा दिखा रहा है। रोहतांग दर्रे के पास में ब्यास कुंड है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के पास, रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड। ओरिजिन एक्चुअली में कौन सा है? ब्यास कुंड है। लेकिन हमने एक देखा था वो डायग्राम में, हमने वो देखा था ना, डायग्राम बनाया था अभी, इसमें हमने देखा था, ये देखो, ये ब्यास नदी जो है किस में जाके मिल रही है? सतलुज में। लेकिन जो ब्यास नदी सतलुज में जाके मिल रही है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि ये जो मिल रही है तो ये कहाँ पे मिल रही है? ये जो है पंजाब में एक जगह है, पंजाब में, जिसका नाम है हरीके, हरीके बैराज। हरीके बैराज में ब्यास नदी सतलुज नदी से मिलती है। तो ये वहाँ पे नोट, वहाँ पे लिख लीजिए साथ में, कि ब्यास नदी सतलुज नदी से कहाँ मिलती है? पंजाब के हरीके बैराज नामक स्थान पर मिलती है, हरीके बैराज नामक स्थान पर मिलती है। ब्यास रिवर joins सतलुज रिवर एट हरीके बैराज, ब्रैकेट में लिख लेना पंजाब।
हो गया। क्या? हाँ, ये दोनों किसके ऊपर है? इसी के ऊपर है, ब्यास नदी पे। अगली नदी है सतलुज नदी। कौन सी है? सतलुज नदी। इसका जो ओरिजिन होता है, मानसरोवर के पास एक झील है। मान मतलब तिब्बत में एक झील है, उसका नाम है राकसताल झील। कौन सी है? मानसरोवर के पास में एक जगह है तिब्बत में, तिब्बत के राकसताल झील। झील राकसताल लेक। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज नदी। ठीक है, इसके ऊपर दो परियोजना या फिर दो बांध है। एक तो जिसको हम बहुत नाम सुनते भी है, भांकड़ा। भांकड़ा बांध कौन सी नदी पे है? भांकड़ा बांध। भांकड़ा बांध और दूसरा है नांगल बांध, जिसी को हम एक साथ में बोलते हैं भांकड़ा नांगल बांध। ठीक है, भांकड़ा बांध को बनाने की वजह से वहाँ पर एक जलाशय बन गया। क्या बन गया? एक जलाशय बन गया। लिख लिया इसको। भांकड़ा बांध बनाया ना, तो वहाँ पर एक जलाशय बन गया। जलाशय क्या होता है? एक रिजर्वेयर होता है ऐसे करके। ठीक है, जिसका नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर जलाशय। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम एक बार वापस सिंधु नदी को थोड़ा बनाएंगे। ये नदियाँ सब चिनाव और सतलज कहाँ मिलती हैं? क्या? चिनाव और सतलज। मिठानकोट नहीं, मिठानकोट में ये सारी नदियाँ आके आपस में मिल जाती हैं। सिंधु और वो मिलती है ना, कौन सी? सिंधु और पाँचों मिलके एक तो ये पांचों ही तो है, ये तो चिनाब वही तो है। और चिनाव मिलती है। सत ये आपस में जाके वही मिलती है, मिठानकोट। बीच में भी आपने बनाया है ना? वो बनाया था हरिके बैराज का। ब्यास ब्यास और सतलुज नदी आपस में मिलती है पंजाब में। सतलज और चिनाव जहाँ मिलती है। वो पांचों नदियाँ एक साथ में मिलती है ना, वो डायरेक्ट सीधे वहीं पे मिलती है। ठीक है, हो गया। आगे करते हैं। सतलुज भी हो गई। एंड सतलुज नदी और सिंधु नदी, ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो कहाँ से निकलती है? तिब्बत। तिब्बत से। अब एक बार हम वापस वो डायग्राम बनाते हैं भारत का, फिर इन सभी नदियों को देखेंगे। ठीक है, ये इंडिया का मैप मान लीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ से हमारी कौन सी नदी निकल रही थी? सिंधु नदी।
ये आके गिर गई। ठीक है, इधर क्या है लद्दाख और इधर क्या है जास्कर। और एंटर कहाँ से किया है? डैम चौक से एंटर कर गई। अब यहाँ से हमारी एक नदी बहती है, इन नदियों को दूसरे कलर से कर लेते हैं। यहाँ से आती है कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। ये एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया ये। यहाँ से ऐसे करके जा रही है कौन सी? यहाँ से जा रही है झेलम, यहाँ से जा रही है चिनाब, ये रावी, ये ब्यास और ये सतलुज। ठीक है, ऐसे करके जा रही है। ये कौन सी होगी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, अब ये जो है हमारा इंडिया में इस साइड में यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का पानी एक नदी में जाता है जिसका नाम है नुब्रा। ये कौन सी रिवर है? नुब्रा। ठीक है, यहाँ से एक नदी आती है श्योक, श्योक। ठीक है, और यहाँ से एक नदी आती है गलवान। कौन सी नदी आती है? गलवान। और यहीं पर यह गलवान वैली यानी गलवान घाटी बोलते हैं, गलवान। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, पहले बनाइए। पूरा डायग्राम इसी में बनाएंगे हम। बनाओ एक बार। CDS में एक क्वेश्चन आया था, वो यहीं से टैकल हो जाएगा एक। एक रिवर यहाँ से भी कर लेना, इस कलर से कर लेते हैं। और यहाँ से नदी आती है एक गिलगित। ठीक है, कौन सी? हमें ये जो है ना, ये हिमालय से निकल रही है नदियाँ, क्योंकि इंडिया में इस पार्ट में हिमालय है, तो ये हिमालय से निकल रही है। ठीक है, हाँ थोड़ा ये पीछे कर देता हूँ। ये सतलुज यहाँ से निकलती है लगभग। यहाँ से दो नदियाँ और कर लो, एक है द्रास, DRAS द्रास, और ये हो जाएगी जास्कर। दिख रहे हैं? यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ये नंदा देवी नहीं है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये गिलगित है, ये श्योक है, और ये यहाँ पे नुब्रा है। ये वाली है द्रास, और इधर है एक है जास्कर। तो नदी ऐसे बह रही है, हमारा हाथ ऐसे हो गया, तो ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट साइड यानी कि बायां हाथ। तो सिंधु नदी की बाएं तट वाली नदियाँ कौन सी है? बाएं तरफ की सहायक नदियाँ। गिलगित का गिलगित है ना, हिंदी में गिलगित को गिलगित ही लिखना। बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी,
ब्यास, सतलुज, द्रास और जास्कर। जास्कर। अब इधर जो है ना, ये इंडिया का इस वाले पार्ट में इधर पूरा हिमालय है। क्या इधर हिमालय, और जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ये जो इधर, ये इधर पाकिस्तान वाला, ये है सुलेमान रेंज। यहाँ पे कौन सी रेंज है? सुलेमान पर्वत श्रेणी। ठीक है, सुलेमान पर्वत श्रेणी। ये है द्रास, ये देखो ये वाली द्रास। ठीक है, यहाँ पर इस साइड क्या है? ये सुलेमान रेंज है, सुलेमान। ठीक है, अब यहाँ से भी कुछ नदियाँ आती है। बाएं तट की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और इधर द्रास और जास्कर। द्रास और जास्कर बाएं तट की सहायक नदियाँ सिंधु नदी की। यहाँ पर गिलगित में एक नदी आके मिलती है, एक बार देख लीजिए पहले, उसके बाद में 2 मिनट का काम है, फिर बना लेना। गिलगित में यहाँ से एक नदी आके मिलती है, हुंजा। कौन सी है? हुंजा। ठीक है, अब जो मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं इस कलर से। इस कलर से जो भी मैं नदियाँ बना रहा हूँ, ये निकलती है सुलेमान रेंज। यानी कि अभी जो भी नदियाँ मैं बनाऊँगा वो नदियाँ हिमालय से रिलेटेड नहीं हैं। तो यहाँ से एक तो आती है काबुल। ये कौन सी है? काबुल। अगली कौन सी है? एक है कुर्रम। कुर्रम। एक है गोमल। काबुल, कुर्रम, गोमल, और गोमल में एक नदी आके मिलती है झोब। झोब, गोमल, कुर्रम, काबुल। ये हमारा पूरा हो गया सिंधु नदी तंत्र। झोब, तो फिर अब दाएं तरफ की नदियां आपको पता लग गई। दाएं ये ऐसे नदी बह रही है, तो इसके ऊपर वाली कौन सी होगी? दाएं तट वाली। तो दाएं तट वाली नदियां कौन सी है इसकी? यानी राइट साइड ट्रिब्यूटरी सिंधु नदी की है सारी। एक तो आ जाएगी शोक, और शोक की सहायक कौन सी थी? नुब्रा। और नुब्रा के नॉर्थ में क्या है? सियाचिन था, जो हमने बनाया था ना। शोक, गिलगित,
काबुल, कुर्रम और गोमल, ये इसकी राइट साइड ट्रिब्यूटरी है, इस सिंधु नदी की। एक जो आपने ब्यास नदी लिखी थी, ब्यास नदी, उसमें एक चीज़ लिख लीजिएगा, हमने देखते हैं कि डॉल्फिन पाई जाती है, डॉल्फिन भी अलग अलग होती है। एक होती है सिंधु नदी डॉल्फिन, जो सिंधु नदी डॉल्फिन है वो ब्यास नदी में पाई जाती है, सिंधु नदी में नहीं पाई जाती है। नोट करके लिख लो कि सिंधु नदी डॉल्फिन ब्यास नदी में पाई जाती है। हो गया इतना? इतना हो गया। अब देखो, अब एक चीज़ देखते हैं। अभी हमारे ये लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान की, ठीक है, जिसमें भारत ने कुछ 5 चीज़ें की थी, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। क्या लिया था? उन्होंने उन 5 कामों में से एक काम कर था, सिंधु नदी जल समझौते को कैंसिल कर दिया था। तो वो था क्या, एक बार थोड़ा उसको देख लेते हैं। 1960 में ये समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी राइट वाली रही है ना, लिख लो। एक बार थोड़ा ये लिख ले, फिर करवाते हैं। शोक, गिलगित, काबुल, कुर्रम और गोमल। हो गया? चलें आगे? चलो करो करो। कौन सी? ये जो हमने अभी डायग्राम में अलग कलर से बनाई है ना, वो सारी हिमालय से नहीं निकलती, बाकी सारी हिमालय से निकलती है। CDS में क्वेश्चन आ रखा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती। उनमें से एक शायद काबुल थी, अब ऐसे कोई थी, गोमल थी शायद ऑप्शन में। अब देखो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु नदी जल समझौता। ये समझौता हुआ। अब कोई सा भी समझौता होता है तो उसमें कोई ना कोई मीडिएटर होता है, मध्यस्थ होता है। जैसे कि मेरे में और आप में कोई लड़ाई हो गई तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालता है, तो उसमें कोई तीसरा व्यक्ति आता है। जो तीसरा व्यक्ति आता है ना, उसको बोलते हैं सुलझाने के लिए, उसको बोलते हैं मध्यस्थ व्यक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं मीडिएटर। इस समझौते में जो मीडिएटर यानी मध्यस्थता किसने की थी? मीडिएटर, मध्यस्थता, ये किसने की थी? ये की थी वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसने क्या की थी? मध्यस्थता की थी। मध्यस्थता हुई, बातचीत आगे चली। बातचीत आगे चली तो इन्होंने बोला कि क्या उपाय निकाला जाए। सिंधु नदी भारत के बीच से जाती है, भारत के बीच से जाती है, तो भारत कभी इसका पानी रोक लेता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है। ऐसे तो हमारे पाकिस्तान में कुछ बहुत कम चीज़ें होती हैं, तो ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो इस समझौते में एक बात बनाई गई कि सिंधु नदी की जो पूर्वी नदियाँ हैं और जो पश्चिमी नदी हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है? सिंधु नदी को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सी? पूर्वी और पश्चिमी नदियों में। सिंधु नदी की पूर्वी नदियाँ और सिंधु नदी की पश्चिमी नदियाँ, इन दोनों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है?
अब ये नाम आप लिख लेना, मैं यहीं से बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि हमने सारा लिख रखा है। अब देखो, अब टोटल काउंट करना कितनी नदियाँ हो रही है। ये मैं वाइट कलर से टिक करूँगा, आप देखना। अब देखो, सिंधु नदी 1, झेलम 2, चिनाब 3, रावी 4, ब्यास 5 और सतलुज 6। तो इधर जो लास्ट वाली 3 है, ये हो गई आपकी पूर्वी नदियाँ। कौन सी हो गई? पूर्वी नदियाँ। और जो इधर वाली ऊपर रही है 3, ये आपकी तीनों कौन सी हो गई? पश्चिमी नदियाँ। यानी कि सिंधु नदी के टोटल 20% पानी का यूज कौन करेगा? ये करेगा भारत। सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग कौन करेगा? भारत। और 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। ये था सिंधु नदी जल समझौता। क्या डिसीजन निकाला गया? पूर्वी में 3 आ रहे हैं सर। पूर्वी में 3, ये नीचे वाले 3, रावी व्यास सतलज। रावी, ब्यास और सतलज। और 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये ऊपर वाली जो पश्चिम की जो नदियां हैं, इन नदियों का यूज़ भारत तो कर सकता है, भारत कर सकता है, लेकिन भारत इनके ऊपर कोई रिजर्वर नहीं बना सकता, कोई ऐसा काम नहीं करेगा, कोई ऐसा डैम नहीं बनाएगा जिससे उस पानी को रोका जाए। ठीक है। तो भारत ने जब सिंधु नदी जल समझौते को रद्द किया अभी रिसेंटली अप्रैल मई में, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें उन्होंने पश्चिमी नदियों के जल को रोक दिया था। इसीलिए बोलते हैं कि भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को कैंसिल कर दिया था। तो भारत इस पानी को यूज़ कर सकता है मगर रोक नहीं सकता पश्चिमी जल नदियों के। तो ये था सिंधु नदी जल समझौता। अब हम नया कौन सी पूर्वी नदियाँ? ये है ना 3, रावी, ब्यास और सतलज। पश्चिमी में झेलम चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब, 3 है, 3 उधर और 3 इधर। साथ में ये लिख, पश्चिमी में सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब। साथ में ये लिख लेना कि सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है और 80% जल का उपयोग पाकिस्तान। इंडिया कैन यूज 20% water and Pakistan can use 80% water. ये तो सर रद्द हो गया ना। अब तो रद्द हो गया। India can use 20% water and Pakistan can use 80% water, 20 और 80। अगली नदी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। वापस इंडिया का थोड़ा मैप बना लेते हैं। उधर वाला पार्ट बना रहा हूँ, मेन जो हमें चाहिए वो वाला, ठीक है। इधर वाला मैं एक बार ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं। हमें ये वाला पार्ट चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है यहाँ से, कहाँ से निकलती है? यहाँ से। और इस जगह का क्या नाम है? तिब्बत में इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है चेमा युंगडुंग लेक। चेमा युंग
डुंग झील तिब्बत में सर ये? तिब्बत में। चेमायुंगडुंग झील ग्लेशियर 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 भी बोलते हैं वो इसको, ठीक है। चेमायुंगडुंग चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, यहाँ से निकलती है। यहाँ से निकल के ये ऐसे आती है, ऐसे आके ये भारत में एंटर करती है, भारत में एंटर करके ऐसे करते हुए बांग्लादेश में जाके यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इसमें जाके गिर जाती है। ये सिस्टम होता है। अब याद रखना, जो ये सिंधु नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पे कहाँ पे, तिब्बत में दूसरे नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? शांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? सांगपो नदी। कौन? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी है ना ये यहाँ पे। चेमायुंगडुंग झील से निकल गई, यहाँ से निकल के ये भारत में एंटर करती है। भारत में कहाँ से एंटर करती है ये भी हम करेंगे, अभी पूरा हुआ नहीं है ना, अभी हमने कंप्लीट थोड़ी ना किया, थोड़ा सा डायग्राम बनाया अभी। चेमायुंगडुंग झील से निकली और यहाँ पर इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? शांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नदी से जानते हैं? सांगपो नदी। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे शांगपो को, TSANGPO, शांगपो। शांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अब देखो, अब ये यहाँ से एंटर कर रही है, इस जगह पे एक गोर्ज बना हुआ है, गोर्ज, खड्डे टाइप में, एक पर्वत टाइप में, तो यहाँ से एंटर करती है। यहाँ से ये जो यू टर्न ले रही है ना, तो ये इसके कारण लेते हैं। यहाँ पर नाम है दिहांग गोर्ज, दिहांग गोर्ज, ये नाम याद कर लो आप, दिहांग गोर्ज। यहाँ से भारत में एंटर करती है, कौन से प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी सी एक कोई बात है। दो बहनें थी, एक छोटी बहन थी और एक बड़ी बहन थी। इनके साथ में एक दादी रहती थी जो बूढ़ी हो गई थी, ठीक है, और उनका नाम था धनसिरी। क्या नाम था? धनसिरी। इसको लेना था संन्यास। ये इतने टाइम तक जो बूढ़ी धनसिरी थी, जो बूढ़ी हो गई थी, ये जो बूढ़ी धनसिरी थी वो इतने दिन तक इनके साथ रहती थी, छोटी वाली लड़की के साथ रह रही थी, छोटी वाली लड़की के साथ रह रही थी। अब इनको जाना था कॉलेज, और कॉलेज जाने के लिए इनको कहाँ जाना पड़ता? यहाँ से बाहर जाना था, कोई विदेश जाना था। तो विदेश जाना था तो इनकी जिम्मेदारी किसी और को देनी पड़ेगी। तो इन्होंने बोला दीदी, क्या बोला? दीदी लो। किसको लो? धनसिरी को, बूढ़ी धनसिरी को। किसको लो? बूढ़ी धनसिरी को। क्या बोला? दीदी लो बूढ़ी धनसिरी को। यहाँ से एक नदी मिलती है, यहाँ से, उसका क्या नाम है? उसका नाम है दिहांग। यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से एंटर कर गई ब्रह्मपुत्र और ऐसे करके जा रही है, ठीक है। यहाँ से आती है दिहांग, यहाँ से आती है दिबांग,
दीदी क्या बोला था? दीदी लो लो, किसको लो? बूढ़ी बूढ़ी दिहांग धनसिरी को। धनसिरी को। छोटी बच्ची अब जा रही थी पढ़ने के लिए, तो दीदी को जिम्मेदारी देनी थी बूढ़ी धनसिरी की, तो क्या बोला? दीदी लो बूढ़ी धनसिरी को। दी फॉर दिहांग, दी फॉर दिबांग, लो फॉर लोहित, लोहित। फिर बूढ़ी फॉर बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग। यहाँ पे लिख देता हूँ, बूढ़ी दिहिंग। अगली कौन सी है? धनसिरी, धनसिरी। इंग्लिश तो ऊपर लिखा हुआ है ही, धनसिरी। अगली कौन सी है? को से कोपिला, कोपिली, कोपिली। ये सीक्वेंस भी आ जाता है कभी कभी। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किस साइड वाली सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी इस साइड बह रही है ऐसे करके, तो यहाँ पे आता गया, तो ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड, तो ये बाएं तरफ की सहायक नदी हैं। किस तरफ की सहायक नदी हैं? बाएं तरफ की। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं तरफ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? दिहांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कोपिली। सर पुराना वाला वो दूसरा वाला काटने का खाली सर उसको जूम आउट करो। क्या नया पेज लो? नहीं जूम आउट छोटा। सब नदियाँ भारत में है सर दिहांग दिवांग। हाँ ये सारी भारत में, ये सारी भारत में मिलती है। जो भारत में नहीं होगी ना, मैं उसको बता दूंगा कि ये भारत में नहीं मिलती। बूढ़ी दिहिंग, ये धनसिरी है और ये कोपिली है। कोपिली, हो गया? ठीक है, अब आगे करते हैं थोड़ा। देखो ये तिब्बत से आ रही थी, ऐसे घूम के कहाँ से एंटर करी? दिहांग और से एंटर करी, ऐसे करके ऐसे चली गई। ठीक है, अब देखो अब ये जो नदी है यहाँ से आती है सुबनसिरी। सुबनसिरी यहाँ से आती है कामेग, भूटान के ऊपर से आते हैं ये से। इंडिया से ही है ये सभी। जो बाहर से होगी मैं बोल दूंगा। सुबनसिरी, कामेग, यहाँ से आती है मानस, ब्रह्मपुत्र की है ये,
अब इस साइड बह रही थी ब्रह्मपुत्र, ये दाईं तरफ की थी, ये मतलब ये बाईं तरफ की थी, और ये कौन सी होगी, दाईं तरफ की। सुबनसिरी, कामेघ, मानस, यहाँ से आती है रायडक, रायडक, और यहाँ से आके एक मिलती है तिस्ता। ये इतनी नदियाँ लिख लीजिए। हो गया। अब तिस्ता, ये रायडक, अब नोट करके लिखिए, लिखिए कि लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं, लोहित नदी को नोट करके, हाँ ब्रह्मपुत्र का ही तो है, क्योंकि हमने वो बाएं तट की नदियाँ लिखी थी तो उसमें लोहित नाम आया था ना, एक लोहित नदी, तो लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं, खूनी नदी, ब्लडी रिवर, खूनी नदी। क्यों कहते हैं खूनी नदी? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है ना, जहाँ से ये बहती है, तो वहाँ पे मिट्टी के लाल कण हैं, तो वो लाल कण इस नदी में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये लाल कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसको लोहित नदी को खूनी नदी कहते हैं। नोट डाल के 1 नंबर पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट लिखो तिस्ता नदी के बारे में। जो तिस्ता नदी है, तिस्ता नदी, तिस्ता नदी सिक्किम में, कहाँ से निकलती है? सिक्किम में, जेमू ग्लेशियर के पास से, जेमू ग्लेशियर के पास से चोलामू झील, चोलामू झील से निकलती है। चोलामू झील से निकलती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का, याद रखना विश्व का बोल रहा हूँ, भारत का नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। उसका नाम है, कौन सा है? उसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, माजुली आइलैंड। माजुली द्वीप नदी द्वीप है, ठीक है, नदी की हेल्प से बना हुआ द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा, और कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। नदी के ऊपर बनाना, ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ये हमारी कौन सी नदियाँ हो गई? हिमालय की सारी नदियाँ हो गई है। तो अब हिमालय की नदियाँ जो होती है, अब एक नया नोट बनाइए, नया नोट बनाओ और उस पर लिखो हिमालय की नदियाँ 12मासी होती है। हिमालयी नदियाँ 12मासी होती है, 12मासी या फिर सदाबहार, सदाबहार।
होती है। क्यों होती है? 12मासी मतलब इनमें पूरे साल भर पानी रहता है इनमें। एक तो वर्षा के कारण, जो मानसून होता है उस टाइम को वर्षा होती है, तो वर्षा के कारण इनमें पानी आ जाता है। और दूसरा ये सारे के सारे ग्लेशियर से निकलती है, तो ग्लेशियर हमेशा रहते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ से इनको सप्लाई होती रहती है। अगर वर्षा नहीं हो रही है तो ग्लेशियर से तो मिल ही रहा है, और वर्षा के टाइम में वर्षा और ग्लेशियर दोनों के टाइम में इनको पानी मिलता रहता है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, वो सिर्फ वर्षा के ऊपर डिपेंड है। उनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता, उनमें पानी की मात्रा में कमी आ जाती है, तो वो सदाबहारी नदियाँ नहीं हैं। ये नदियाँ जो है सदाबहार नदी हैं। अब नई नदियाँ पढ़ते हैं, वो कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदियाँ। अभी ख़त्म करते हैं, वो छोटा सा ही, ज़्यादा नहीं। प्रायद्वीपीय नदियाँ, पेनिनसुलर रिवर्स। करें? अब देखो, ये हो गया प्रायद्वीप। इस साइड में क्या है? इस साइड में है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और इस साइड में क्या है? अरब सागर। अरब सी। ठीक है, तो कुछ नदियाँ ऐसी है जो कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। और कुछ नदियाँ ऐसी है जो कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। हमें इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सीक्वेंस। तो कौन सी नदी कहाँ पे जाएगी इसके बारे में पहले पता होना चाहिए। हम पहले इसके बारे में देखते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में एक कहानी से सीखते हैं थोड़ा। दो दोस्त थे, एक का नाम था दामू, एक का नाम था क्या था? दामू। और एक का नाम था वंश। दामू और वंश, ये दोनों क्या थे? दोस्त थे। इन दोनों दोस्तों ने सोचा कि अब हम स्वर्ग जाएंगे। उस स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता था, इनको कुछ पेंटिंग्स देखनी थी। क्या देखनी थी? पेंटिंग्स, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? चित्र। क्या बोलते हैं? चित्र। इनको वो चित्र देखने थे। अगर जिसने भी वो चित्र देख लिए, जिसने भी वो चित्र देख लिए, तो उसको क्या मिल जाएगा? स्वर्ग मिल जाएगा। अब वो चित्र है कहाँ पे किसी को नहीं पता, और वो चित्र किसको पता होते हैं? भगवान को। और हम कभी भी देखते हैं कोई सा भी इंसान होता है तो तपस्या करता है, तो वो तपस्या कौन से भगवान की करता है? ब्रह्मा जी की। किसकी तपस्या करते हैं? ब्रह्मा जी की। तो ये दोनों दोस्त ब्रह्मा जी की तपस्या करने लग गए। ठीक है, दोनों दोस्त क्या करने लग गए? ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। तपस्या की तो इन्होंने, जिसकी तपस्या सफल हुई, जिसमें से किसकी तपस्या सफल होगी? वंश की। वंश की तपस्या सफल होगी, इसको ब्रह्मा जी ने दर्शन दे दिए। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए तो ब्रह्मा जी ने इसको सीक्वेंस वाइज वो चित्र दिखाए। किसको दिखाए? वंश को। ठीक है, वंश को चित्र दिखाए। तो अब दामू को ये बात पता नहीं थी कि इसको दर्शन दे दिए। ये बात लोगों को पता लगी क्योंकि ध्यानमग्न था। अब रिश्तेदार हुए, बाकी दोस्त हुए, तो उनको क्या था? मज़ा आता है कि चलो उसके मज़े लेके आते हैं। यही होता है, आ जाते ना। अगर साथ वाले का हो जाए, अगर दूसरे का ना आए, तो रिश्तेदार हुए, जो भी हुए, चलो मज़ा लेके आते हैं। तो इसको आके रिश्तेदार हुए, जो बड़े लोग थे, वो आके इसको बोलने लगे। क्या बोलने लगे? वो लिखते हैं, इनको बोला कि दामू, क्या बोला? कि दामू सुन बेटा। क्या बोला? दामू सुन बेटा। ब्रह्मा जी ने, किसने?
ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने इसको क्या किया दिया था? दर्शन दिया था। दर्शन देके, एक मिनट, ब्रह्मा जी ने, अब चित्र कहाँ थे ये किसको पता था? ब्रह्मा जी को पता था। तो ब्रह्मा जी इसको कहाँ ले गए? महानदी में। ब्रह्मा जी ने महानदी में अब ब्रह्मा जी इसको तो दर्शन दे दिए, इसको नहीं दिए। तो ब्रह्मा जी को इस बात पे रोना आ रहा था। क्या आ रहा था? रोना भी आ रहा था। तो रोने को मतलब कुछ लोकल लैंग्वेज में रूसना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूसना। तो उन्होंने रूस को इसको वहाँ पे ले गए। दामू सुन बेटा, ब्रह्मा जी ने महानदी में ऋषि के क्या बोला? दामू सुन बेटा, ब्रह्मा जी ने महानदी में ऋषि के वंश को दर्शन किसके दिए थे? वंश को ही दिए थे ना। वंश को दर्शन दिए थे। दर्शन देके क्या करवाया था? चित्र दिखाए थे। कौन कौन से चित्र दिखाए थे? अब वो पेंटिंग के नाम लिख लीजिए। कौन कौन सी पेंटिंग थी वो? एक थी नागोवाली, नागोवाली। कौन सी थी? नागोवाली। एक थी गोदावरी, एक कौन सी थी? नागोवाली। एक थी गोदावरी। कृष्णा, पलेरू, गोदावरी, कृष्णा, पलेरू, मनेरू। गोदावरी, कृष्णा, पलेरू, मनेरू, पेनार, कावेरी, वेगई। ये इतने चित्र थे। तो ये चित्र दिखाए। ठीक है, ये बात सब में लीक हो गई। दामू और वंश, ये दोनों दोस्त थे। दोनों तपस्या कर रहे थे। दोनों ने सोचा स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए इनको कुछ पेंटिंग दिखनी थी। पेंटिंग देखने का पता सिर्फ और सिर्फ किसको पता था? ब्रह्मा जी को। तो वंश ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी आए, रूस के आए, लेकिन यार उसको नहीं दे पाया, इसको दे पा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? इसको दिखा दिया। लोगों को बात पता लग गई। तो लोगों ने फिर दामू को बताया कि दामू सुन बेटा, ब्रह्मा जी ने महानदी में ऋषि के वंश को कौन कौन से पेंटिंग दिखाए? नागोवली, गोदावरी, कृष्णा, पलेरू, मनेरू, पेनार, कावेरी, वेगई चित्र दिखाए। ठीक है, तो ये आपकी आ गई सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में सीक्वेंस में गिरने वाली नदियाँ। सबसे पहले कौन सी है? दामोदर, सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्रह्माणी, महानदी, ऋषिकुलिया, वंशधारा, नागोवली, गोदावरी, कृष्णा, पलेरू, मनेरू, पेनार, कावेरी, वेगई, चित्रा। ये सारी नदियाँ सीक्वेंस वाइज आ गई आपकी। कौन कौन सी आ गई? ये इसमें कर लीजिए। ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। सबसे पहले कौन सी है? दामोदर, फिर सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्रह्माणी, महानदी, ऋषिकुल्या, वंशधारा, नागोवली, गोदावरी, कृष्णा, पलेरू, मनेरू, कावेरी, वेगी। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ साथ में। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। लो, दामोदर, सुवर्ण रेखा, बैतरणा, ब्रह्माणी, फिर है महानदी, फिर है ऋषिकुलिया, फिर है वंशधारा, फिर है नागोवली,
फिर है गोदावरी, फिर है कृष्णा, फिर है पलेरू, फिर मनेरू, फिर है पेनार, फिर है कावेरी, फिर है वेगई और फिर है चित्रा। ठीक है, हिंदी में तो लिख लोगे ये? हाँ, या लिखूं? ये वाली लाइन लिख लेना ताकि याद हो जाए। दामू सुन बेटा। कौन सी? ये ब्रह्मानी। महानदी के बाद में ऋषि कुलिया। कौन सा? ये वंशधारा, ये है वंशधारा, ये है नागावली, ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, ये है पलेरू, ये है मनेरू, फिर है पेनार, फिर है कावेरी, फिर है वेगई, फिर है चित्रा। ये होगी बे ऑफ बंगाल में जाने वाली। ठीक है, एक उधर थोड़ा सा और लिख लेते हैं, 5 मिनट की बात और है, फिर अरब सागर वाली भी हो जाएगी। फिर हम कल छोटी मोटी नदियाँ जो गोदावरी वगैरह है, 4-5 नदियाँ, वो उनको देखना कल, फिर नदी वाला पूरा हो जाएगा। जो अरब सागर है उसके लिए लिख लो एलबी, एलबी शत्रु सब मैं ही, नरम भी और तपवी। एलबी शत्रु सब मैं ही, नरम भी तपवी। मांडवी जुआरी, मांडवी जुआरी, काली शरारती, काली शरारती, भरत पेरियार पेम्बा में ही, भरत पेरियार पेम्बा में ही। ठीक है, एल फॉर लूणी, लूणी।
फिर है भद्रा, फिर है शत्रुंजी, शत्रुंजी, फिर है साबरमती, फिर है माही, फिर है नर्मदा, फिर है तापी, फिर है वैतरणा, फिर मांडवी, जुआरी, फिर काली, फिर शरारती का हो जाएगा शरावती, शरावती, फिर आ जाएगा भरत पूजा, भरत पूजा, फिर पेरियार और फिर पेम्बा, पेरियार और पेम्बा, पेम्बा ये सेम ही नाम है। अब देखो जो लूणी नदी है, कल इसके बारे में फैक्ट्स लिखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल करते हैं, ठीक। चलो।